हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ए ग्रेड लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से पार्ट टू के साथ आ चुके हैं। मतलब हम लोग ने पार्ट वन की वीडियो बना लिया था, लाइक साइंस जो केमिकल रिएक्शंस का चैप्टर था, उसका हम लोग ने पार्ट वन डिस्कस किया था। पार्ट वन में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करी थी। पहली बार तो हमने समरी देखी थी कि क्या क्या चीजें उस चैप्टर में हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, उसके बाद हम लोग ने बात करी थी कि हम लोग ये सीरीज कैसे कैसे लेकर के आएंगे। उसमें पहली जो आपकी वीडियो होगी वो फ्लो चार्ट और जहाँ पे समरी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। साथ ही साथ उसके साथ हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में आए हुए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के ही वो क्वेश्चंस हैं। तो आपको जाना ज़्यादा बेनिफिट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा वो जो हम लोग ने पहली प्लेलिस्ट बनाई हुई है, पहला सीरीज जो हम लोग का था। तो आप उसको तो खैर काफ़ी प्यार मिला है, मैं देख रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ उसको और देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरी कोई अगर आपको आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज हम लोग जो हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग पार्ट टू के बारे में बात करेंगे। पार्ट टू किसकी? वही पार्ट टू के बारे में बात करेंगे, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस की। अब यहाँ पार्ट टू में बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या है, यहाँ हम लोग को कुछ पढ़ना नहीं है। मतलब मैं आपको ओवरव्यू और समरी तो बता ही चुका हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या, शॉर्ट आंसर शॉर्ट आंसर टाइप की, ठीक है, और लॉन्ग आंसर। कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम में पूछे गए हैं, बोर्ड के एग्जाम में। मतलब सीबीएसई के 10th एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा और रिकैप करा देता हूँ कि हम लोग ने पिछली वीडियो में क्या क्या चीजें देखी थी। जिसने अभी पूरी वीडियो नहीं देखी है प्रीवियस ईयर की, वो आई बटन पर क्लिक करके वो जा करके देख सकता है। तो हम लोग ने बताया था कि हम लोग इस पूरी सीरीज में जो साइंस के हम लोग क्लास 10th की सीरीज लेकर के आए हुए हैं, उस सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन। जो चैप्टर्स हैं आपके पास, वो चैप्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थोड़ा थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर्स को भी। ठीक है, तो पहला हमारा जो पार्ट वन था वो केमिकल रिएक्शन था। पार्ट वन में हम लोग डिस्कस कर लिया था। अब इसी का हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी क्या, एसिड बेस एंड सॉल्ट की। ठीक है, नेक्स्ट होगी उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल डिस्कस करेंगे। फिर लाइव प्रोसेस जो बायो का चैप्टर है आपका, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिर फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और विद सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और ये आपको पता है कि अभी टर्म वन की मैं बात कर रहा हूँ, टर्म टू की भी बात करेंगे, उसकी भी एक नई प्लेलिस्ट आएगी। वहां पे प्लेलिस्ट क्या, इसी सेम प्लेलिस्ट में आपको पार्ट वाइज मिलते जाएंगे सारे चैप्टर्स और उसके लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में हमने बात करी थी क्या क्या चीजें। हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, जहाँ की वन और मोर सब्सटेंसेस जब मिलते हैं तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। फिर केमिकल इक्वेशन क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया था कि एक शॉर्ट हैंड नोटेशन होता है, जहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, सिंबल फॉर्मूलेस का यूज करके, ठीक है, एक डिफरेंट प्रोपोर्शन में रिएक्शंस को मेंशन करते हैं, एक रिएक्टेंट साइड में और एक प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन में उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं पूरे आपको भी पता है। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, मतलब जितने चैप्टर इन द सेंस कि केमिकल रिएक्शन का जो आपका चैप्टर है, उस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें आपको पढ़ने को मिलती हैं, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा रिएक्शंस आती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्लास 10th का जो चैप्टर है वो यही चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ा था, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है, समझाया हुआ है पिछली वीडियो में। तो प्लीज आप उस वीडियो को पहले पहले देखिएगा, उसके बाद ये शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को देखिएगा, तो अभी आपको चीजें समझ में आएंगी कि हम प्रीवियस ईयर में क्या क्या चीजें किस तरीके से पूछी गई हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि दो टाइप के और रिएक्शंस होते हैं केमिकल रिएक्शन। एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेसिकली बच्चों को तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है एक्सो और एंडोथर्मिक में। इसी तरह जब हम लोग एटम मॉलिक्यूल्स और मिक्सचर पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। तो उसमें भी बच्चों को दिक्कत होती है कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। ठीक है, बट कोई नहीं, हमने बता दिया है आपको कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, विच एनर्जी एब्जॉर्ब, जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको हम एंडोथर्मिक कहते हैं, जहाँ एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। राइट, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये सब मैंने बता दिया है आपको। तो अब मैं ज्यादा डिटेल में इसको नहीं ले चलूंगा, पिछली वीडियो 1 घंटे की हो गई थी, तो आई होप आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम, बच्चों को बोरियत होने लगता है, तो मैं ज्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, अभी
तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक होता है ना, क्विक रिवीजन मैं आपको करा रहा हूँ। क्विक रिवीजन का क्या होता है कि आप बस थोड़ी थोड़ी समरी देखिए, फ्लो चार्ट देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हमने क्या क्या चीजें चैप्टर में पढ़ रखी हैं, ठीक है, और उसी के बिहाफ पे हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है। देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन पता है आपको, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, फोटो मतलब लाइट डिकम्पोजिशन क्या कहते हैं हम लोग, कैसे उसका रिएक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट भी है। डबल डिस्प्लेसमेंट को मैंने बताया था आपको, पीपीटी रिएक्शन भी कह सकते हो, ठीक है, जहाँ पीपीटी फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो हमने बताया था कि ऑक्सीडेशन का सीधा सा मतलब, देखिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा क्वेश्चन इस पे भी ज्यादा आते हैं बच्चों, ठीक है, एक दो क्वेश्चन आएंगे लेकिन वो काफी मतलब हो सकता है ना कि टफ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इस चीज को थोड़ा ज्यादा समझिएगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, मैंने सब बता रखा है प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो एक बार बता दे रहा हूँ, ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम, अगर ऑक्सीजन एटम का गेन हो रहा है तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह सिमिलरली क्या होता है, रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम होता है तो गेन ऑफ गेन ऑफ क्या, हाइड्रोजन एटम होते हैं, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीडेशन को हम लोग कैसे एवरीडे लाइफ में कैसे वो हमें अफेक्ट करता है, उसी की वजह से कोरोजन होता है, रेंसिडिटी होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको प्रॉपरली बता रखी है, ठीक है। आपको इतना समझ में आ रहा है। अब हम आइए बात करते हैं क्या, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की, ठीक है। क्या क्या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर, प्रीवियस क्या, मैं लास्ट से लास्ट मतलब आप समझ लीजिए मैं कब से ही बात कर रहा हूँ, कहां तक के क्वेश्चन मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर रखे हैं। एक मिनट में बताता हूँ आपको, ठीक है। मैंने ये बात करी है आपको 2008 से लेकर के आप समझ लीजिए 2023 तक, ठीक है। 2008 से लेकर के 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, ठीक है, बोर्ड्स एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। तो आप प्लीज इस चीज को ध्यान दीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा है शॉर्ट आंसर टाइप में। और शॉर्ट आंसर टाइप, एक चीज और मैं बता दूं, शॉर्ट आंसर टाइप का मतलब होता है 2 से 3 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो आप कैसे आंसर दोगे। देखिए कहीं कहीं आपको होता है कि डिटेल में भी जवाब देना पड़ता है, बिकॉज अगर आपके पास क्वेश्चन 2-3 पार्ट में पूछे गए, एक ही क्वेश्चन 2-3 पार्ट में पूछा गया तो आपको उसको इलेबोरेट करना पड़ेगा। और बच्चों हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपको जब भी कोई आंसर लिखिए बोर्ड एग्जाम में, कभी उसको पैराग्राफ में लिखने की कोशिश मत करिए। पैराग्राफ में आप लिखेंगे तो उससे आपको प्रॉब्लम होगी, आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जामिनर बेसिकली क्या होता है ना, एग्जामिनर को वो लेंदी पैराग्राफ पढ़ना उसके लिए इजी नहीं होता है, क्योंकि उसको 1 घंटे में 100 कॉपी 200 कॉपी ऐसे चेक करनी होती है, ठीक है। तो उसके लिए उसको क्या करना है, उसके लिए सबसे इजी क्या होगा, उसके लिए इजी होगा कि सब कुछ एकदम बढ़िया से जो डेकोरेट करके कॉपी बनाया है, जिसने पूरे प्रॉपरली रिएक्शंस को अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है ना, बॉक्स में इनक्लोज किया हुआ है, तो वहां पे उसकी उसका तुरंत ध्यान जाएगा कि हाँ भाई ये देखो रिएक्शन इसने पूरी तरीके से सही लिखा हुआ है, ठीक है। अगर वो आपने रिएक्शंस को सही से बॉक्स में इंक्लूड नहीं किया है, या आपने मैथ्स के मान लीजिए क्वेश्चन है तो मैथ्स के आंसर को भी आपको हमेशा बॉक्स में इंक्लूड करना है, आप ये सब चीजें करोगे तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगती है कॉपी, और काफी मतलब नंबर स्कोर करते हैं बच्चे इससे, ठीक है। और पॉइंट्स में देखिए मैं आपको इसीलिए नोट्स जो दे रहा हूँ, मैं पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं, ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए पूरा प्रिपेयर किया हुआ है, तो ये मैंने देखिए हमेशा पॉइंट्स में आंसर लिखे हुए हैं। पॉइंट्स में लिखने से आपको भी इजी रहेगा समझने में, पढ़ने में भी। अगर मैं पैराग्राफ लिखूंगा और यही पढ़ दूंगा तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी होगी, अरे ये सर तो ये पढ़े जा रहे हैं बस, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब ज्यादा हम लोग बातें नहीं करेंगे, क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड द केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। अब आप बात समझिए, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, व्हाई शुड द केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, क्यों किया जाता है बैलेंस, ठीक है। अब देखिए बेसिकली होता क्या है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास जो दोनों साइड के, दोनों साइड मतलब एक होता है रिएक्टेंट साइड और एक होता है क्या, प्रोडक्ट साइड, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में आपके पास दोनों जो एटम है, नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट है वो सिमिलर होने चाहिए, उनका रेशियो बराबर होना चाहिए जब रिएक्शन होता है तो, ठीक है। अगर रिएक्शन सिमिलर रेशियो में नहीं होगा तो वो रिएक्शन प्रॉपरली एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो हमें उसको इक्वल नंबर ऑफ एटम में उसको कंक्लूड करना है। तो हमें पता है कि हम एक लॉ आपने पढ़ा होगा, जब चैप्टर आपने पूरा डिटेल में पढ़ा होगा तो वहां एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आता है, ठीक है। वहां पे हम लोग बात करते हैं क्या, मैटर मतलब कोई मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन हम उसको सिमिलर नंबर्स में
मेंशन कर सकते हैं, इक्वल रेशियो में मेंशन कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए। ठीक है, आई होप कितनी बात समझ में आ गई होगी। आइए डिस्कस करते हैं, इसको मैं मिटा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, देखो क्या दिया है आंसर। देखो आंसर बोला है क्या कि अ केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज वन विच कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, है ना। मतलब जो हम लोग इक्वल नंबर ऑफ एटम दोनों साइड हमें मेंटेन करके रखना है कि अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक साइड आपको बैलेंसिंग कैसे करनी है। बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको मैं बोल चुका हूं कि बैलेंसिंग आप जब भी इक्वेशन लिखो, केमिकल रिएक्शन लिखो, हमेशा उसको बैलेंस करो, हमेशा। ठीक है ना, कभी बैलेंसिंग के बिना छोड़नी ही नहीं है आपको रिएक्शन, बिना बैलेंस किए। तो एक है लेफ्ट साइड, एक है राइट साइड, मतलब एक मैं कह देता हूं एक रिएक्टेंट साइड है, एक प्रोडक्ट साइड है। ठीक है, तो अब आपको पहले करना क्या होता है कि हमेशा आप जो भी एलिमेंट आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है ना, जैसे मैं बात करता हूँ, ये क्या, ये हमारे पास देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को देते हैं, देखते हैं क्या है कि भाई हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, एक है ऑक्सीजन एटम। लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड का लिखो, सिर्फ ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड में भी देखो, ये तो मल्टीप्लीकेशन में वाटर है बना हुआ, लेकिन हमको एलिमेंट तो दिख रहा है ना। तो एलिमेंट कौन से हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे आपको नहीं लिखना, यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं लिखनी। अब इसको लिखना कैसे है, कैसे टेबल बनानी है, अब देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको। मैं यहीं पे बनाता हूँ, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना। ये देखो, ये है एलिमेंट का कॉलम, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब नंबर ऑफ एटम हम लिखेंगे यहाँ। लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम कितने हैं। तो हमारे पास देखो, पहले एलिमेंट कौन है हमारे पास, हाइड्रोजन है, दूसरा एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन है। ठीक, अब बात करो, देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड को फिल करो, देखो कितने नंबर ऑफ एटम है। ये भूल जाना, देखो ये जो ये आपको लिखा है ना 2, इसको भूल जाओ। ठीक, ये 2, ये भी 2 भूल जाओ अभी। ठीक, अब आपको करना क्या है, ये तो रिएक्शन बैलेंस की हुई है, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। अब देखो हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन का कितना नंबर ऑफ एटम है आपके पास। लेफ्ट हैंड साइड में देखो, हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख लिया 2। अब ऑक्सीजन देखो, अब हमारे पास ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन को देखो क्या है, ऑक्सीजन हमारे पास 2 है। अब ये हम छोटी रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, तो इसलिए हम लोग इसकी ऐसी बात कर रहे हैं। बेसिकली जो स्टेप होता है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, केमिकल रिएक्शन को आपको आपने पढ़ा होगा, आपके बुक में स्टेप्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। स्टेप होता है, एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, एक क्विक ट्रायल मेथड होता है। ठीक है, उसमें होता क्या है कि आपको करना क्या, जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है ना, जिसके नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, ठीक है, कंपाउंड जो आपका सबसे बड़ा कंपाउंड है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम जिस एलिमेंट के सबसे ज्यादा, उसको हम कंसीडर करते हैं। लेकिन अभी यहाँ छोटा सा एलिमेंट है आपके पास, तो यहाँ पहले देख लो। ठीक है, ऑक्सीजन के आपके 2 एटम है। अब यहाँ बात करो, अब ये तो कंप्लीट हो गया, अब हम बात करेंगे किसकी, राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में देखो, हाइड्रोजन के कितने एटम है भाई, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम है भैया, ऑक्सीजन का सिर्फ 1 एटम है। अब मुझे ये बताओ, बैलेंसिंग का मतलब कि भाई क्या होता है, बैलेंस कोई चीज कैसे होती है, जब दोनों साइड क्या हो, बराबर हो। अब मान लो मैंने एक तराजू लिया है, ठीक है ना, एक तराजू ये लिया है, अब दोनों ये क्या है, दोनों बैलेंस है। अब अनबैलेंस्ड कैसे होगी, अनबैलेंस्ड का मतलब मान लो ये है और ये है, तो अब ये देखो ना, ऐसे ये ज्यादा इस पे ना, लोड इस पे ज्यादा है, इस पे कम होगा, तो इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड है। तो आपको यही चीज करनी है कि आपको दोनों इक्वेशन को एकदम बैलेंस करना, उसके अंदर जो नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट होंगे वो सिमिलर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्या, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का तो एटम कम है ना, राइट हैंड साइड में एक ही है। तो अब इसको अगर हमें 2 बनाना होगा, इसको 2 बनाना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तभी तो इसके बराबर होगा, 2 1 जा 2, है ना। तो अगर हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ देखो रिएक्शन में देखना, अब 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया भाई, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन अब देखो हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, 2 2 जा 4 हो गया ना, 4 हो गया, मतलब हाइड्रोजन के अब यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए। अब लेकिन राइट हैंड साइड में तो गड़बड़ हो गई भैया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में तो गड़बड़ हो गई कि सर आप तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो अब क्या होगा भाई, यहाँ पे देखो जब मल्टीप्लीकेशन में यहाँ कोफिशिएंट है ना ये एच का, तो इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले नंबर ऑफ एटम से, तो 2 2 जा 4 टोटल कंसीडर करते हैं कि 4 एटम्स है हमारे पास, किसके, हाइड्रोजन के, और 2 एटम है किसके, ये 1 है ना, यहाँ पे देखो ये 1 है, यहाँ पे ये 1 है, तो ये दोनों 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे हमको 4 हो गया हाइड्रोजन के एटम, तो हमें यहाँ भी 4 चाहिए। तो अगर हम यहाँ 4 हमें करना होगा तो क्या करेंगे बताओ, यहाँ 2 है ऑलरेडी, ठीक है, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई, इसको थोड़ा पहले इरेज करते हैं यार, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो ये 2 2 जा 4 हो गया, और ऑक्सीजन तो 2 है ही हमारे पास, है कि नहीं। और यहाँ पे 2 2 जा 4 ये हो गया, ऑक्सीजन हमारे पास हो गए। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ऐसे इसको करते हैं क्या, बैलेंस। इतनी बात समझ में आई आपको, कोई इसमें दिक्कत है। इसको हम कह रहे हैं क्या, ये है हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट। अब देखो इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली, अब रीजन पूछा है कि व्हाई शुड द केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, क्यों इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं कि भैया मैटर को हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेम एटम के साथ भी होता है, एटम नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, बट हम उसको इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वल रेशियो में मेंटेन कर सकते हैं, जो कि हम काम किस में करते हैं, बैलेंस इक्वेशन में करते हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास मतलब ये हमारा रिएक्टेंट साइड है, ये हमारा प्रोडक्ट साइड है, ये हमारा प्रोडक्ट साइड है, ठीक है, remain the same, hence is a chemical reaction the number of atom of the various element on both side must be equal। दोनों साइड हमारी केमिकल इक्वेशन क्या होनी चाहिए, या बोथ साइड में जो नंबर ऑफ एटम है एलिमेंट के, वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इतनी बात, ये पहला क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगी ना, थोड़ा साफ सुथरा दिखेगा आप लोग को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है भाई, हाउ डू वी कम टू नो दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अब ये बताओ हमें पता कैसे चलेगा, बच्चे तो यही बोलेंगे ना कि केमिकल रिएक्शन कैसे हुई, हमें कैसे पता चलेगा, है कि नहीं भाई। केमिकल रिएक्शन, अब एक बात बताओ मुझे कि मान लो मैंने उस दिन भी एग्जांपल दिया था, अब एक मान के चलो कि हमने वाटर लिया, वाटर में चीनी डाला, चीनी में नमक डाला, मतलब पूरे पानी में नमक और चीनी दोनों मिलाया। अब वो एक सोल्यूशन तो अलग हो गया ना, वाटर का ऐसे खाली पानी पीते हो तो तुम्हें टेस्ट अलग लगता है, लेकिन वही चीनी डाल दो और फिर नमक डाल दो तो तुम्हें टेस्ट तो अलग लगने लगता है। तो होता क्या है, उससे हमें पता चल गया ना कि उसके अंदर कुछ रिएक्शन हुई हैं, है कि नहीं। तो जो रिएक्शन हुई है उसका मतलब क्या हो गया, एक केमिकल रिएक्शन। लेकिन हम जब केमिकल का यूज करेंगे तब, अभी ये शुगर और सॉल्ट वाला अभी केमिकल की बात नहीं कर रहे हैं। तो देखो क्या आंसर दिया, द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस हेल्प अस टू डिटरमाइन दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो क्या क्या चीजें होती हैं जब केमिकल रिएक्शन होता है, तो क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं हमें, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, मैंने बताया कि अगर रिएक्टेंट है तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा, यही तो केमिकल रिएक्शन होता है। जब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है, उसी को हम केमिकल रिएक्शन कह रहे हैं। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, नेक्स्ट क्या है, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। स्टेट का मतलब हम क्या कर सकते हैं भाई, फिजिकल स्टेट, केमिकल स्टेट हो गया, या स्टेट गैसियस स्टेट हो गया, लिक्विड स्टेट हो गया, है ना। वो क्या है, एक रिएक्शन हो गया। जैसे आइस है, ठीक है, आइस को हमने मेल्ट किया मतलब गर्म किया तो वाटर में चेंज हो गया, ठीक है, ये स्टेट इसका चेंज हो गया। ये पहले सॉलिड फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में हो गया, फिर ये वाटर को हमने फ्रीज किया तो फिर से ये आइस फॉर्म में चेंज हो गया। तो ये देखो स्टेट चेंज हो रहा है ना इसका, इसी को स्टेट चेंज करना कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखो, चेंज इन कलर, भैया कलर में भी चेंज होगा, ठीक है, उसके टेम्परेचर में भी चेंज होगा, प्रिसिपिटेट भी बन सकता है। देखो सब एक साथ ऐसा नहीं है कि आप कोई रिएक्शन एक करा रहे हो तो उसमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। सब हर रिएक्शन में अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। तो ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज हैं केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शन ये होता है तो इनमें इन सारी चीजों में से कोई चीज देखने को मिलती है, दो भी देखी जा सकती है, एक भी देखी जा सकती है ना। तो प्रिसिपिटेट देखने को मिल सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, केमिकल रिएक्शन होने के, केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन क्या हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है कि नहीं, हो रहा है भैया। चलो इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग, अरे यार ये तो बार बार ये ओपन हो जाता है, थोड़ा सा इशू आता है बच्चों, कोई नहीं। एक तो बोर्ड आ रहे हैं, तुम लोग परेशान नहीं होना भाई, बिल्कुल हम तुमको तुम्हारे लिए इतने क्वेश्चन लेकर के आएंगे कि तुम लोग इतने, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी ना कि तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं होगा। तो परेशान होने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, सर है अभी यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये हम पढ़ा चुके हैं आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अभी मैंने शुरू किया था वीडियो शुरू किया था तब भी आपको बहुत अच्छे समझाया था, और बहुत डिटेल में, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ता है तो प्रीवियस वाली वीडियो जाकर देखो तुरंत। ठीक है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज, देखो
फिर से पढ़ते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये एक क्वेश्चन है, फिर ये एक क्वेश्चन है, फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें तीन पार्ट्स हैं तुम्हारे पास, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट और ये सी पार्ट है, लेकिन इसका तुमको आंसर एक ही साथ देना है भाई। तो देखो बोला है क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है और एग्जाम्पल देना है ऑक्सीडेशन का, फिर बोला है कि ऑक्सीडेशन इज एन एक्सोथर्मिक और एन इंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ये तुम्हें बताना है। और ये क्वेश्चन कहाँ आया है ये देखो, मैंने थोड़ा थोड़ा बीच बीच में लिख दे रहा हूँ कि तुम्हें दिक्कत ना हो, सीबीएसई दिल्ली 2009 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के। तो देखो क्या लिखा है, देखो आंसर क्या है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स, in reaction in which oxygen combine with other element or compound is known as oxidation reaction। मैंने बताया था ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन कंबाइन करता है अलग अलग एटम के साथ, तो वही ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन गेन करता है हाइड्रोजन का लॉस होता है, ठीक। सो फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल देना, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इज एन ऑक्सीडेशन, ठीक है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बर्न किया जा रहा है तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इन विच हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब यहीं पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, हाइड्रोजन जो कंबाइन हो रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, देखो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और बना क्या रहा है, वाटर बना रहा है। अब देखो ये बैलेंस है भैया, यहाँ पहले देख लो बैलेंस है, ठीक है ना। अब ये देखो जब ऑक्सीडेशन ये इसके साथ कंबाइन हो गया, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन कंबाइन हो गया मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऐसा नहीं है, गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम का लॉस होता है, ऑक्सीजन एटम का गेन होता है, तो यहाँ ऑक्सीजन एटम का गेन हो गया, तो ये देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्या होता है जल्दी से बता दो भाई, चलो जल्दी से बताओ हमें, मैं बता चुका हूँ, अब बार बार नहीं बताएंगे ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई गिव रीजन, एल्यूमिनियम इज अ रिएक्टिव मेटल बट इज स्टिल यूज्ड फॉर पैकिंग फूड आर्टिकल्स, ठीक है, स्टिल यूज फॉर पैकिंग फूड आर्टिकल्स। एल्युमिनियम एक रिएक्टिव मेटल है, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको डाल दी है, मैं बता दूंगा याद करने का तरीका भी उसको, ठीक है ना, कैटरीना ने कार मांगी ऐसा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, बट इज स्टिल यूज फॉर पैकिंग फूड आर्टिकल, फूड आर्टिकल्स को पार्टिकल्स को पैक करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या पूछा है, रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू, रेड लिटमस पेपर जो होता है वो ब्लू में टर्न हो जाता है। अब देखो ये लिटमस पेपर वाला ना कॉन्सेप्ट, ये एसिड बेस एंड सॉल्ट में आपको और डिटेल में थोड़ा समझ में आएगा, मैं उसकी भी सीरीज लेके आऊंगा, पार्ट आपका लेकर के आऊंगा, तो उसमें आपको और समझ में आ जाएगा। बट देखो रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू व्हेन टच्ड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड से मतलब एक्वस सॉल्यूशन है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, वो आप उससे टच कराते हो तो वो क्या होता है, रेड लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाता है, ब्लू में चेंज हो जाता है भैया। अब ये हो क्यों रहा है, पहला वाला देखते हैं पहले तो आंसर, कि एल्युमिनियम इज अ रिएक्टिव मेटल बट इज स्टिल यूज्ड फॉर पैकिंग फूड मटेरियल ऑन एक्सपोजर टू एयर, ठीक है, एयर में रहने की वजह से एल्युमिनियम फॉर्म अ हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर, एक लेयर बन जाती है उसके ऊपर, ठीक है ना, किसकी लेयर बनती है, वो होती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की, किसकी होती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला देखो मैंने लिख दिया है साथ ही में, बहुत सारे रिएक्शन ऐसे ही होंगे, नाम होंगे, केमिकल फॉर्मूला होंगे, केमिकल नेम होंगे, तो मैं उसका आपको फॉर्मूला भी लिख देता हूँ और उसके नाम नेम भी लिख देता हूँ, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होगी, याद करते रहो। सो विच प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब वहां पे खराब होने के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं, है ना। मैंने बताओ ऑक्सीडेशन में बताया था ना एवरीडे लाइफ में उसका मतलब कैसे अफेक्ट कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन उसमें होता है, पहली बात कोरोजन वाला था, रेंसिडिटी मतलब खराब होने लगता है ना, कोरोजन मतलब कहीं कहीं जंग पकड़ने लगता है, तो ये फूड मटेरियल में तो नहीं होगा, वहां तो रेंसिडिटी होगी, उसकी स्मेल, उसका ऑर्डर, उसका ये सब चेंज हो जाता है ना। तो दूसरा वाला क्या है, रेड लिटमस पेपर क्यों चेंज हो रहा है भैया ब्लू में, मैग्नीशियम ऑक्साइड इन ऑक्साइड ऑफ एन मेटल, ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड, ठीक है, सो इट इज बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, पहली बार मैं बता देता हूँ, बेस जो होते हैं ना उसमें हमेशा OH प्रेजेंट होता है, OH माइनस, एसिड जो होते हैं वो उसमें हमेशा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो ड्यू टू इस बेसिक कैरेक्टर इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू व्हेन टच विद एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, जब भी हम लोग चेंज कराते हैं, जब भी उसको टच कराते हैं तो वो क्या होता है, रेड लिटमस पेपर जो होता है वो ब्लू में चेंज हो जाता है, ठीक है, ऑक्साइड्स के प्रेजेंस की वजह से। अब ये तुमको आगे मैं बताऊंगा जब एसिड बेस पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस द इक्वेशन। अब देखो एक पूरा तुम्हारे पास एक केमिकल वो दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ, उसको तुमको किस में चेंज करना है, केमिकल इक्वेशन में। अब उसी केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस भी करना है। तो अब देखो क्या बोला है, फॉस्फोरस बर्न, फॉस्फोरस मतलब P4 इन ऑक्सीजन, इन द ऑक्सीजन मतलब प्लस O2, ठीक है, टू गिव फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। फॉर्मेशन क्या है, मतलब प्रोडक्ट साइड क्या बना है, ये रिएक्टेंट साइड हो गया इतना, और ये प्रोडक्ट साइड हो गया। तो फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड का फॉर्मूला है P2O5 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे तुम्हें बैलेंस करना है भाई। अब इसको थोड़ा सा मिटाते रुको, ठीक है। हाँ देखो, अब तुम्हें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो P4 है, फॉस्फोरस है तुम्हारे पास, उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो बना क्या रहा है, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना रहा है। सब रिएक्शन तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, तो दिमाग में रखना भाई कि फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन, फॉस्फोरस हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तो फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अब यहाँ देखो P4 है, यहाँ पे तो कुछ था नहीं, ये रिएक्शन हुई नहीं, तो यहाँ P2O5 है, नॉर्मल बना दिया था इन्होंने। तो यहाँ 5 है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे फॉस्फोरस 2 है, यहाँ पे 4 है। तो ये अगर 4 इसको, ये 4 है हमारे पास, इसको भी 4 बनाना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉस्फोरस 4 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 5 है, तो अभी समझो ना, ये 5 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6, ये 5 टू जा 10 नहीं हो गया, तो जब इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी 5 टू जा 10 हो गया, तो ऑक्सीजन भी यहाँ बैलेंस हो गया, यहाँ पूरा पेंटॉक्साइड, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बैलेंस हो गया, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इसी में क्या है, नेक्स्ट है एल्युमिनियम मेटल रिप्लेसेस आयरन, एल्युमिनियम मेटल, ठीक है, एल्युमिनियम हमारे पास लिया और एक रिप्लेसेस फ्रॉम फेरिक ऑक्साइड। अब देखो दो चीज होती है, एक फेरस होता है, एक फेरिक होता है, ठीक है ना। दो स्टेट में होते हैं, टू उसकी वैलेंसी 2 भी होती है, 3 भी होती है, ठीक है ना। तो वो चीज तुम्हारे टेबल में दी हुई है, उस टेबल को याद करो, उसमें फॉस्फेट, फॉस्फोरस, आयरन भी दो फॉर्म में दिया होता है, ठीक है, उसी की बात कर रहा हूँ, फेरस और फेरिक, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसे ये सारी चीजें भी चेंज होती रहती है। तो यहाँ एल्युमिनियम दिया हुआ है तुम्हारे पास, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 है, ठीक है ना, या देखो लिखा भी है साथ ही में फेरिक ऑक्साइड। ये एक्चुअली पेपर में दिया नहीं था, ठीक है, लेकिन मैंने इसको, इसका फॉर्मूला तुम्हारे लिए लिख दिया है, ठीक है, कि तुम्हें समझ में आ जाए यहाँ पे। और बना क्या रहा है, गिविंग एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम सीधी से एल्युमिनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना है, और साथ में क्या निकाल रहा है, आयरन निकाल रहा है। अब इसको भी बैलेंस कर लोगे, यहाँ एल्युमिनियम देखो दिया है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ था नहीं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है भैया, ठीक है, बैलेंस है। अब देखो यहाँ हमारे पास Fe2 है, मतलब आयरन 2 है, लेकिन यहाँ 2 था नहीं तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बैलेंस हो गया, तो बहुत ईजी सा था, ठीक है। तीसरा एक और दिया है भाई, देखो एक और क्वेश्चन है, कार्बन डाइसल्फेट बर्न इन एयर, कार्बन डाइसल्फेट, कार्बन डाइसल्फेट का फॉर्मूला, कार्बन और डाई मतलब दो दो एटम होंगे किसके, सल्फर के, सल्फाइड, तो सल्फाइड H2 होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है, ये माइनस में आता है भैया, आयंस होते हैं, आयंस पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना, तभी समझ में आएगा। अब देखो कार्बन डाइसल्फेट, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट कर रहा है एयर में, एयर का मतलब ऑक्सीजन, जब भी एयर बोले ना तो समझो ऑक्सीजन की बात कर रहा है, तो वो रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। ये भी बात समझ में आ गई, भी इजी सा था बहुत। अब नेक्स्ट देखो, अब बहुत स्लो चल रहा है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी लग रहा है ये भी, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, एक सोल्यूशन है, सब्सटेंस एक्स है, ठीक है, इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, ठीक है, व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग मतलब साफ सुथरा, सफाई वफाई करने के लिए भाई, ठीक है। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट फॉर्मूला, पहले तो एक्स सब्सटेंस बताना है। अब तुम इसके लिए पता होना चाहिए कि व्हाइट वॉशिंग की क्या बात हो रही है। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव विद वाटर, जब वाटर के साथ होता है रिएक्शन तो क्या होगा। अब देखो पहली बात तो सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग इज क्विक लाइम, व्हाइट वॉशिंग क्या था, क्विक लाइम, हमने पिछले वाले रिएक्शन में जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे उसमें भी कई बार स्लैग लाइम, क्विक लाइम ये सब आया था, ठीक है ना। तो क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, व्हाइट वॉशिंग उसी को कहते हैं, तो नाम समझो, क्विक लाइम को व्हाइट वॉशिंग कह रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कह रहे हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO होता है। अब CaO जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा ना, जब पानी के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, ये एक स्लैग लाइम बनाएगा, ठीक है, और हीट निकलेगी उससे, गर्म निकलेगा। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो उसके साथ क्या बनाया, स्लैग लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, उसका फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस होता है, और साथ ही क्या निकल रहा है इसमें से, हीट निकल रही है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई भाई।
नहीं समझ में आया तो बोलो, कमेंट करके बताओ तुरंत। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, कोई सॉल्यूशन है पोटेशियम आयोडाइड का, इज एडेड टू अ सॉल्यूशन, ठीक है, फिर उसको सॉल्यूशन में मिलाया गया, ऑफ लेड नाइट्रेट, कौन से सॉल्यूशन में, लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में मिलाया गया, किसको, पोटेशियम आयोडाइड को, टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब में लेकर के, ठीक है। तो हमारे पास बनता क्या है, येलो पीपीटी ऑफ लेड आयोडाइड। अब ये चेंज हो जाएगा, देखो इसमें चेंज हो रहा है ना, रिएक्शन हो रही है इसमें, रिएक्शन चेंज हो रही है, तो लेड आयोडाइड बनेगा इस फॉर्म्ड, ठीक है, PbI2 बोलते हैं लेड आयोडाइड को। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, कौन से टाइप की रिएक्शन है, प्रिसिपिटेट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, मैंने बताया ना डबल डिस्प्लेसमेंट, देखो दोनों चेंज हो जाएंगे भाई, यहाँ पे देखो ये तुम्हारे पास रिएक्शन दी हुई है, ये देखो पीबी किसके साथ चेंज हो जा रहा है, ये देखो पूरा आयोडाइड है ना, तो यहाँ पे तुम्हारे पास बनाएगा क्या, पोटेशियम आयोडाइड है, ये आई है, सॉरी ये आई है, एल मत समझ लेना, के आई है, ठीक है ना, तो ये इसके साथ बन जाएगा और के इसके साथ बन जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो डबल डिस्प्लेसमेंट ये तो दोनों रिएक्शन तुम्हारी टोटली चेंज हो जानी चाहिए, ठीक। और ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है, ये लेड आयोडाइड का फॉर्मूला है, जिसका जो क्या बनाता है कि येलो पीपीटी बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास भाई, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। अब देखो ये मैंने बताया था ना कल तुमको, शॉर्टकट बताया था, तरीका बताया था पिछली वीडियो में, जो तुमने नहीं देखी है तो प्लीज देखो जा करके अभी तुरंत, ठीक है ना। देखो ए प्लस बी मतलब एक सब्सटेंस, ये एक एलिमेंट, दोनों मिले रिएक्टेंट साइड एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, दोनों का कॉम्बिनेशन होकर एक नया प्रोडक्ट बना दिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ए है ये बी है, मतलब एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है या मॉलिक्यूल समझ लो, तो ये क्या हुआ यहाँ पे, ये इसके साथ रिप्लेस हो जाता है और बी अलग हो जाता है, ठीक है, जो ताकतवर होगा वो उसके साथ मिल करके बना लेगा, जो लूजर होगा जो कम होगा वो चेंज हो जाएगा। अब ये सब डिपेंड किस पे करता है, रिएक्टिविटी सीरीज पे, ठीक है ना। रिएक्टिविटी सीरीज तुम्हें याद होनी चाहिए मेटल की, अगर मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज नहीं याद है तो तुमको बहुत दिक्कत होने वाली है, तुम ये रिएक्शन कर ही नहीं पाओगे, इस चैप्टर में रिएक्शन ही नहीं कर पाओगे, ये समझो, ठीक है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये देखो एक डिकम्पोजिशन है, एक तुम्हारे पास था और ये टूट करके अलग हो गया, डिकम्पोज हो गया, मतलब अलग अलग हो गया, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन एकदम सेम सिमिलर होता है, यहाँ पे तुम बनाते हो तो एक नया बनता है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक बना हुआ है, इसको अलग अलग कर दिया तुमने। डबल डिस्प्लेसमेंट अभी ऊपर बताया है कि ए जो है वो डी के साथ हो जाएगा, बी जो है वो सी के साथ हो जाएगा, और कहीं ना कहीं इसमें पीपीटी फॉर्म होती है, क्या फॉर्म होती है, पीपीटी फॉर्म होती है, तो वही डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहे हैं। नेक्स्ट है, ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl को कॉपर ऑक्साइड पाउडर के साथ, ठीक है, मिलाते हैं तो सोल्यूशन फॉर्म करता है, इज ब्लू ग्रीन, कौन से कलर का, ब्लू ग्रीन। तो ये याद रखना कि कॉपर ऑक्साइड जो पाउडर होता है वो जब डाइल्यूट HCl के साथ तुम मिलाते हो तो क्या कौन सा कलर बनता है, कौन सा कलर निकल के आता है, ब्लू ग्रीन कलर का, ठीक है ना। सो बोल रहा है कि प्रेडिक्ट द न्यू कंपाउंड फॉर्म विच इम्पार्ट अ ब्लू ग्रीन कलर टू द सोल्यूशन, ठीक है। अब हमें प्रेडिक्ट करना है, क्या प्रेडिक्ट करना है, देखो न्यू कंपाउंड फॉर्म इज कॉपर, पहली बात क्या बना, कॉपर बना, ये देखो है ना कॉपर है तुम्हारे पास, ये चेंज हो जाएगा अलग हो जाएगा, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड बनेगा, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, CuCl2 विच इम्पार्ट ब्लू ग्रीन कलर टू द सोल्यूशन। अब उसका क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, उसको हमने किसके साथ मिलाया, HCl के, यहाँ ऊपर लिखा था ना HCl के साथ, तो ये बना क्या रहा है, ये देखो ये देखो, ये कॉपर इसके साथ मिल जाएगा और हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाएगा, ठीक। तो ये देखो पूरा चेंज हो गया ना, देखो CuCl2 और ये ब्लू ग्रीन कलर देता है और वाटर निकल के आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है भाई, चलो ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट। अब देखो पीछे हमने फेरिक पढ़ा था, यहाँ पे फेरस की बात कर रहे हैं, OUS और IC, इसके बारे में डिफरेंस मैं बता चुका हूँ पीछे, तो देख लेना। फेरस सल्फेट क्रिस्टल, व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, हाउ डज दिस कलर चेंज आफ्टर हीटिंग। देखो फेरस सल्फेट क्रिस्टल एक तो पहली बात ग्रीन कलर का होता है, ऑन हीटिंग मतलब इसका एक बड़ा रिएक्शन, बहुत बड़ा सा रिएक्शन, ये सब टूटते हैं अलग अलग, ठीक है ना। तो फेरस सल्फेट का FeSO4 होता है, जब वाटर के साथ मिलते हैं 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलते हैं तब ये जाकर के डिकम्पोज आता है, फर्स्ट डिकम्पोज टू फॉर्म एनहाइड्रस, अनहाइड्रस मतलब जहाँ पे पानी होगा ही नहीं भैया, ये पानी जो 7 मॉलिक्यूल पानी दिख रहा था तुम्हें पानी के, वो हट जाएंगे तो तुम्हारे पास बचेगा क्या, सिर्फ फेरस सल्फेट बचेगा, मतलब सिर्फ ये बचेगा, FeSO4 बचेगा विच इज व्हाइट इन कलर। तो एक्चुअल में FeSO4 का कलर क्या हुआ, व्हाइट हुआ, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना, ये दिमाग में रखना भाई।
अब नेक्स्ट देखो, इसी में और एक क्वेश्चन पूछा, क्या है, एक क्वेश्चन और पूछा है कि नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट, मतलब FeSO4 को, क्रिस्टल को, छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं छोटे छोटे से, ठीक है ना, वही फेरस सल्फेट क्रिस्टल को तुमने क्या किया, हीट करना शुरू किया। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑकर इन दिस चेन। पहली बात तो देखो, स्ट्रांगली हीट कर रहे हो, अब यही देखो, यही वाला रिएक्शन है। पहले बात तो तुमने एनहाइड्रस किया तो वो तुम्हारे पास वाटर चले गए, ठीक है, और सब एनहाइड्रस के बाद इसी को तुमने और गर्म किया, ठीक है, उसी को और हीट किया। तो पहली बात तो ग्रीनिश ब्लू करके आता है कलर है, फिर SO4 जो फेरस सल्फेट होता है वो ग्रीनिश ब्लू कलर का होता है। उसको देखो तुमने हीट किया काफी हाई टेम्परेचर पे, तो तुम्हारे पास मिला क्या, फेरिक ऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है ना, क्या मिल रहा है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड मिल रहा है। उसी के साथ साथ क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड मिलेगा। ये हमेशा रिएक्शन में निकलता है, ये जब ये रिएक्शन होगी तो तुम्हारे पास सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड, डाई मतलब SO2 और ट्राई मतलब तीन, मतलब ऑक्सीजन के तीन एटम, ठीक। ये तुम्हारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा गया, मैं तुमको बता दे रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर रिएक्शन को याद रखना, ये पेपर में फिर से आएगा, देख लेना तुम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड वाज टेकन इन अ कंटेनर, एक कंटेनर में लिया गया है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर वाज एडेड स्लोली टू इट। तो बताना है कि स्टेट द टू ऑब्जर्वेशन मेड इन द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद वाटर टू फॉर्म स्लैग लाइम, पीछे पढ़ चुके हैं ये सब यार, CaO वाला जो रिएक्शन था, ठीक है, CaOS बनता है सब, मतलब पढ़ा चुका हूँ। स्लैग लाइम बनेगा, क्या बनेगा, स्लैग लाइम बनेगा। दूसरा क्या है, द कंटेनर बिकम हॉट, भाई हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी ना, तो उसमें से गैस निकलेगी तो वो बहुत गर्म हो जाता है, बिकम अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। स्लैग लाइम वाली याद रखना भैया, क्विक लाइम और स्लैग लाइम में डिफरेंस वाला। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 12 है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन द फॉलोइंग एग्जांपल, तुमको इजी सा समझाना, देखो ये सब 2-3 नंबर पे पूछा हुआ है, समझ रहे हो, इतना इजी है ये, तुमको ये पता चल जाएगा ना, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है समझ जाओगे तो तुम कर लोगे आराम से रिएक्शन। अब ये देखो डबल डिस्प्लेसमेंट, पहली बात तो बोला है, पहली वाली रिएक्शन कैसे है डबल डिस्प्लेसमेंट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, और बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड बना कैसे, देखो ये जो सोडियम है, ठीक है, अब यहाँ पे तुम रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो सोडियम क्लोराइड जो होता है ना वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सल्फेट के साथ जो होता है वो कौन बना लेगा, ये बेरियम बना लेगा, ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगी, ठीक है। और ये जो होता है सोडियम है, ये इसके साथ Cl2 के साथ मिलकर बना देगा, तो ये एक सॉल्ट बन जाएगा NaCl का। नेक्स्ट हमारे पास क्या, कि Fe, ये रुको मिटा देता हूँ मैं इसको थोड़ा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, Fe आयरन और कॉपर सल्फेट, तो हमारे पास मिला क्या, फेरस सल्फेट और कॉपर अलग हो गए। यहाँ पे ये तुम्हारे पास एक सिंगल है, ये देखो ना A है और ये BC है, तो ये अलग हो गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो अलग अलग हो गया, देखो। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो सीधा सीधा भैया कॉम्बिनेशन है, ये बार बार पढ़ चुके हैं, रिएक्शन तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन केमिकल। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, बच्चे भूल जाते हैं कैटलिस्ट का रोल क्या होता है। एक्चुअली कैटलिस्ट जो होता है ना वो केमिकल रिएक्शन के रेट को थोड़ा सा कंज्यूम करता है, मतलब स्लो करता है, फास्ट करता है, ऐसा करता है कि अगर मान लो स्लो रिएक्शन है तो कैटलिस्ट मिलाओगे तो अगर वो फास्ट होने वाली होगी तो फास्ट हो जाएगी, स्लो होने वाली होगी तो स्लो हो जाएगी। तो कैटलिस्ट चेंजेस यूजुअली इंक्रीज but sometimes decreases the rate of chemical reaction without itself being consumed in the reaction, ठीक है ना, कैटलिस्ट मिला देने से थोड़ा सा इसकी रिएक्शन जो होता है वो स्लो और फास्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इतना स्लो, ये देखो, हाँ, इतना हमारे पास शॉर्ट आंसर इंपॉर्टेंट थे, किससे, शॉर्ट आंसर थे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के। अब थोड़ा लॉन्ग आंसर, 2-3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो हमारे पास मिले हुए हैं वो हम बता देते हैं। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन क्या है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फॉर द फॉलोइंग गैस। अब ये देखो जब तुम लैब में किए होगे ना तो तुम्हें पता होगा कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट जो परफॉर्म करना है, क्या परफॉर्म करना है कि CO2, ठीक है, उससे गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की व्हेन पास थ्रू इट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब उसके साथ मतलब लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलाता है तो मिलता क्या है हमें, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और वाटर मिलता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का ये फॉर्मूला है, लाइम वाटर का ये फॉर्मूला, लाइम वाटर का फॉर्मूला हर बार पूछा जाता है, हर रिएक्शन में आता है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट हमें बोल रहा है कि ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब हम लोग पास करते हैं किसके साथ, पोटेशियम थ्रू एसिडिक पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ, ठीक है, पर्पल इन कलर, जिस कलर किस कलर में होता है पर्पल कलर, तो टर्न इज कलरलेस बिकॉज SO2 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट।
तो देखो पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला है KMnO4, ठीक है ना। उसके साथ वाटर तुमने मिलाया है, और साथ ही साथ वाटर मिलाना जरूरी भैया, बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो पानी नहीं मिलाओगे तो बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा। साथ ही में तुमने क्या मिलाया, सल्फर डाइऑक्साइड मिलाया। तो जब उसके साथ मिलाओगे तो तुम्हारा बनेगा क्या, पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा, जो कि कलरलेस होता है। और फिर मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, वो भी कलरलेस होता है। और अलग से क्या निकला तुम्हारे पास, देखो ना, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड निकला ना, बहुत हाईली रिएक्टिव होता है भैया, ठीक। नेक्स्ट है देखो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस बर्न विद अ पॉपअप साउंड, मैंने बताया था हाइड्रोजन गैस हमेशा पॉपअप साउंड की तरह निकलता है व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर इट, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास देखो, राइट द बैल, एक मिनट रुको, हाँ। नेक्स्ट हमारे पास राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब मैं बस क्वेश्चन देख रहा हूँ, तुमको पता है सब में बैलेंस होंगे, बता चुका हूँ। कैल्शियम अब तुम्हारे पास ये पूरा बस किसमें दिखा है, केमिकल नेम्स लिखे हुए हैं पूरे, ठीक है, वर्ड्स में लिखे हुए हैं, तुमको इसको केमिकल फॉर्मूले के उसमें लिखना है, फॉर्म में लिखना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस होता है, ठीक है ये। और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, उसके साथ मिलने बना क्या, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला और वाटर पता है तुम्हें, ठीक। तो ये चीज तुम्हें पता चल गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है जिंक और सिल्वर नाइट्रेट, जिंक के साथ सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस, और ये बैलेंस कर लेना भाई, ये जान लेना, जिंक और सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3, सिल्वर होता है Ag और नाइट्रेट को होता है NO3, ठीक है ना। उसके साथ मिलाया क्या हमने, मतलब कुछ मिलाया नहीं, और ये देखो रिएक्ट हुआ तो क्या बना, जिंक नाइट्रेट बना, मतलब जिंक नाइट्रेट मतलब ये इसके साथ शिफ्ट कर गया, ये अलग हो गया। तो ये देखो कोई रिएक्शन है, अब रिएक्शन कौन सी है मुझे बताओ तो तुरंत लिख करके, ये कोई टाइप ऑफ रिएक्शन है। नेक्स्ट देखो, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर CuCl2, ठीक है। उसके साथ क्या बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना और कॉपर अलग हो गया। यहाँ भी देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड इसके साथ मिल गया और ये कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन है तुरंत बताओ, चलो। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, लेड एसिटेट, लेड एसिटेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbSeS3COO का होल ट्वाइस है, उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला, ठीक है। तो हमारे पास बनेगा क्या, लेड क्लोराइड बनेगा, लेड क्लोराइड मतलब PbCl2, मतलब Pb इसके साथ Cl के साथ बन जाएगा और ये इसके साथ निकल के चला आएगा, तो CH3COOH बन जाएगा, मतलब क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है भैया ये, फिर से हटा रहा हूं, रुको, ये देखो, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, ध्यान रखना। जितनी भी एसिड के फॉर्मूले है ना वो तुम्हें टिप्स पे याद हो जाने चाहिए भाई अब तो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब फॉर सम टाइम। कॉपर सल्फेट के कुछ छोटे छोटे क्रिस्टल उसको टेस्ट ट्यूब में बहुत टाइम तक थोड़ा क्या किया गया, हीट किया गया। तो व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल बिफोर हीटिंग एंड आफ्टर हीटिंग। बिफोर हीटिंग मतलब हीट करने से पहले क्या था उसका कलर, और हीट करने के बाद क्या हुआ। फिर दूसरा है व्हाट इज द सोर्स ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट सीन ऑन द इनर अपर साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस। भाई सीधी सी बात है, गैस निकलेगा, और देखो एक तो पहली बात ब्लू और व्हाइट कलर निकलेगा। ब्लू भी निकल सकता है पहले, निकल सकता है मतलब टेस्ट होने से पहले, हीट करने से पहले ब्लू कलर था, और हीट होने के बाद क्या निकला, व्हाइट, ठीक है, आफ्टर हीटिंग। उसके बाद बोला है व्हाट इज द सोर्स ऑफ द लिक्विड ड्रॉपलेट आर एक्चुअली द वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है ना। कौन सा ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट, जो जा करके ना वो टेस्ट ट्यूब के किनारे किनारे चिपक जाते हैं। सो द सोर्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। अब देखो हाइड्रेटेड कॉपर, हाइड्रेटेड मतलब पानी होगा इसमें, अनहाइड्रेट का मतलब पानी नहीं होगा, ठीक है ना। तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल बोला है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला ये होता है, और हाइड्रेटेड है तो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इसमें लिखा हुआ है, ठीक। इतने क्वेश्चन हम लोग ने पूरे डिस्कस कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप तुम लोग को ये समझ में आ रहा होगा बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताना, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में इसको डिस्कस, यही देखो वीडियो ज्यादा लंबी हो गई आई गेस, ठीक है, 1 घंटे की तो वीडियो हो गई होगी, लेकिन मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, जो कि तुमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही काम आने वाला है। तो इसको पूरे क्वेश्चन को फिर से खुद से सॉल्व करना, और तुम्हें अगर ये PDF चाहिए होगी तो प्लीज मुझे पिंग करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हो तो, और मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करके भी बताना, व्हाट्सएप पे मतलब मैसेज करना, तो मैं PDF आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। और टेलीग्राम भी जाकर के मेरा चैनल है वहाँ पे ज्वाइन करना, सारी चीजें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। तो प्लीज गो देयर एंड लाइक सब्सक्राइब एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।